सरिता बहुत ही चालबाज औरत थी। दूसरों की बुराई किए बिना उसका खाना हजम ही नहीं होता था। सरिता के पड़ोस में निर्मला नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले ही निर्मला के बेटे विकास की शादी हुई थी। निर्मला अपनी बहू को बड़े थाट से रखना चाहती थी, इसलिए उसने घर का डेकोरेशन पूरी तरह चेंज करवा दिया था। बहू की पसंद की सारी चीज़ों के साथ साथ निर्मला ने उसके लिए नया एसी भी खरीदा था। और ये सब देखकर सरिता को बहुत जलन होती थी। ऐसा लगता है इसके घर बहू नहीं बल्कि कोई अप्सरा आई हो। ये निर्मला तो अपनी बहू को बिल्कुल रानी बनाकर रख रही है, लेकिन इससे पहले कि मोहल्ले वाले इसकी तारीफ करें, मैं इसे बदनाम करके रख दूंगी। फिर अगले दिन कुछ औरतें बैठी बातें कर रही थी, तभी वहाँ सरिता पहुँच जाती है। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। मुझसे तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। क्या हुआ सरिता, अब कौन सी आफत आ गई? अब क्या बताऊं, वो निर्मला है ना, उसने अपने बेटे के ससुराल वालों को निचोड़ लिया है। मैंने सुना है इसकी बहू के माता पिता बहुत गरीब है, लेकिन लालची निर्मला ने उन पर ज़रा भी तरस नहीं किया। तुम सबने देखा नहीं, शादी के बाद से ही उसके घर का रंग रूप पूरी तरह बदल चुका है। हाँ, ये बात तो है। उसके घर में एक से बढ़कर एक चीज़ें आने लगी है। वही तो मैं कह रही हूँ। अब तक तो वो बंगला था, लेकिन अब किसी राजा के महल की तरह हो गया है। पता नहीं अपनी बहू के गरीब माता पिता को लूटकर इस निर्मला को नींद कैसे आती है। लेकिन सरिता, ये भी तो हो सकता है कि सारा सामान निर्मला ने अपने पैसों से खरीदा हो। अरे तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। मैं निर्मला की पड़ोसन हूँ, सालों से जानती हूँ उसे। बीमार होने पर वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, बल्कि काढ़ा पीकर सो जाती है। उसकी जैसी कंजूस औरत इतनी महंगी चीज़ें कहाँ से खरीदेगी। इस तरह सरिता सभी औरतों के सामने निर्मला की जमकर बुराई करती है। फिर एक दिन, माँ ये लो मिठाई खाओ, आज बहुत बड़ा दिन है। मेरे नए बिजनेस की डील फाइनल हो गई है। बस तुम देखते जाना कि अब मैं कुछ ही महीनों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। सच में बेटा, जब से दिव्या हमारे घर में बहू बनकर आई है, तब से हमारे तो भाग्य बदल गए हैं। ये ले बहू, सबसे पहले तू मिठाई खा। माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इतना सम्मान दे रही हो, वरना आजकल की सास अपनी बहू से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मुझे नहीं पता कि वो कैसी सास है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तू मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। इतना कहकर निर्मला अपनी बहू को गले लगा लेती है। फिर कुछ दिनों के बाद विकास एक नई कार खरीद कर ले आता है। उसकी नई कार देखकर सरिता के सीने पर सांप लौटने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या है? ये विकास तो नई कार खरीद कर ले आया। दूसरी तरफ मोहल्ले की औरतें विकास की तरक्की देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। अरे तुम सब पागल हो। विकास ने अपने पैसों से कार नहीं खरीदी, बल्कि उसकी ससुर ने भेजी है। कुछ दिनों पहले दोनों माँ बेटे दिव्या की खूब पिटाई कर रहे थे। विकास जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अपने माता पिता से बोल कि मुझे कार खरीद कर दी। इसीलिए तो उसकी ससुर ने मजबूर होकर उसे कार खरीद कर दे दी। देख लेना, ऐसे लालची लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इस तरह निर्मला के घर की बुराई करने के बाद सरिता को राहत महसूस होती है और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन, निर्मला बहन, एक बात पूछी तो बुरा नहीं मानोगी ना? हाँ हाँ शांता, पूछना, क्या बात है? वो सरिता है ना, वो सबसे कहती फिरती है कि तुमने अपने बेटे के ससुराल वालों पर दबाव बनाकर उनसे ये सारी कीमती चीज़ें खरीदवाई हैं। वो तो ये भी कहती है कि तुम माँ बेटे बहुत लालची हो, तुम दोनों बेचारी बहू पर बहुत अत्याचार करते हो। ये सुनकर निर्मला हंसने लगती है। तभी वहाँ विकास भी आता है। अच्छा, तो सरिता आंटी इस तरह पूरे मोहल्ले में हमारी चर्चा कर रही हैं। वो सरिता आंटी तो मुझे पहले से ही नहीं पसंद। जब भी मैं छत पे कपड़े सुखाने जाती हूँ तो मुझे घूर घूर कर देखती रहती हैं। अरे बहू, ऐसे जलने वाले लोगों से उलझते नहीं, बल्कि उन्हें और जलाते हैं। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, हमें वैसा ही करना चाहिए। उस दिन के बाद से निर्मला जो भी चीज़ खरीद कर लाती तो वो सभी औरतों के सामने जानबूझकर कहती कि वो चीज़ उसकी बहू के मायके वालों ने भिजवाई है। हे भगवान,
मैं तो सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें इन्होंने खरीदी है, लेकिन ये तो बहू के मायके से आई है। इसका मतलब निर्मला ने दहेज लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ ही दिनों में मेरे बेटे की शादी होने वाली है, अब मैं भी ढेर सारा दहेज लूँगी। और फिर ना समझी में आकर सरिता अपने होने वाले समधी से ढेर सारा दहेज मांगने लगती है। सुनिए समधी जी, मुझे दहेज में एक कार चाहिए और 50 तोला सोना, साथ में घर का सारा सामान। देखिए ये रही लिस्ट, अगर इनमें से एक भी चीज़ कम हुई तो मैं शादी तोड़ दूंगी। इस तरह उन्हें धमकाकर सरिता अकड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब ये बात सरिता के बेटे नितिन को पता चलती है तो उसे अपनी माँ पर बड़ा गुस्सा आता है। ये सब क्या है माँ? तुमने मेरे होने वाले ससुर से इतना सारा दहेज क्यों मांगा? अरे मैं ठीक ठाक कमाता हूँ, फिर आखिर तुम्हें किस बात का लालच है? अरे बेटा, तू एक नंबर का बेवकूफ़ है। उस निर्मला को देख, अपने बेटे की शादी में उसने घर भर के दहेज लिया है। भगवान ने जब मुझे ये मौका दिया तो मैं भला पीछे क्यों रहूं? मैं तो मन माना दहेज लेकर रहूंगी। माँ तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे ससुराल वाले इतने अमीर नहीं है जो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सके। अरे नालायक, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई और तू अभी से उन लोगों की तरफदारी करने लगा। खबरदार, दहेज के मामले में अगर तू बीच में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल चुपचाप अपने ऑफिस जा। बेचारा नितिन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सरिता ढेर सारा दहेज मिलने की खुशी मना रही थी। फिर कुछ दिनों बाद नितिन की शादी का दिन भी आ जाता है। अरे ये क्या समधी जी, दहेज का सामान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैंने तो आपको लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी ना, फिर सारा सामान कहाँ है? तभी वहाँ एक आदमी आकर सरिता से कहता है, सुनिए, मैं पास की पुलिस चौकी का इंस्पेक्टर हूँ। आपकी बदनामी ना हो इसलिए मैं सादे कपड़ों में आया हूँ। मैंने सुना है आप अपने बेटे के ससुराल वालों पर दहेज के लिए दबाव बना रही हो। कानूनी तौर पर यह गलत है। अगर आपने दहेज में फूटी कौड़ी भी ली तो मजबूरन मुझे आपको जेल में बंद करना पड़ेगा। जेल की बात सुनकर सरिता के होश उड़ जाते हैं। हाँ माँ, ये भले पुलिस वाले हैं जो हमें यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, वरना पुलिस वाले पहले लोगों को पकड़कर जेल में बंद करते हैं, उसके बाद ही कोई बात करते हैं। इसलिए दहेज का ख्याल भूल जाओ माँ, वरना इस उम्र में तुम्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ना बाबा ना, मुझे जेल नहीं जाना। इंस्पेक्टर साहब आप जाइए, मैं 1 रुपया भी दहेज नहीं लूँगी। उसके बाद सरिता बिना दहेज लिए अपने बेटे की शादी करवा देती है और फिर अगले दिन वही इंस्पेक्टर नितिन से मिलने आता है। क्या एक्टिंग की यार तूने, मान गया। अगर तू मेरी मदद नहीं करता तो मेरी माँ की तो अकल ठिकाने ही नहीं आती। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। दूसरी तरफ सरिता को उसका सबक मिल जाता है और वो दोबारा निर्मला के परिवार वालों के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती। वो कहावत है ना कि हम रिश्तेदार बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो पड़ोसी हुआ ना रिश्तेदार से भी बढ़कर। आइए मिलाते हैं शर्मा फैमिली से, जहाँ की पड़ोसन कैसी थी देखिए तो जरा। घर पर कोई है? अरे शिल्पी आई है। क्या हो रहा है भाभी जी? अरे शिल्पी, तुम फिर आ गई। माफ़ करना, मैं कह रही थी तुम आ गई। हाँ हाँ, और क्या। और माफ़ी कैसी? अरे क्या कोई लेन देन थोड़ी ना है। वैसे क्या बना है खाने में? मैं ना ये कटोरी लाई थी ज़रा सब्ज़ी लेने के लिए। शिल्पी सीमा के ससुराल की पड़ोसन थी। इसकी ना कोई आने का वक्त था और ना जाने का, जिससे सीमा परेशान रहती, लेकिन सास को देखकर कुछ कह ना पाती। फिर एक रोज़, अरे कल सब्जी नहीं मिली थी मुझे बहू, आज तो मिलेगी ना। रोज़ रोज़ खाली दाल से ही खाना खिला देती है तू। माँ जल्दी से खाना खा लीजिए, मैं बर्तन धोकर रख देती हूँ, नहीं तो शिल्पी आंटी आ जाएंगी। फिर पता है ना, सब्जी रोज़ वही तो ले जाती है। न जाने क्यों लोग घर में खाना नहीं बनाते। लेकिन तभी शिल्पी आंटी का नाम सुनते ही पूरे घर में जैसे तूफान सा आ जाता है। हर कोई एक दूसरे से लड़ता भिड़ता जल्दी से खाने की टेबल पर बैठा ही होता है कि बैल बच जाती है। जा बहू जा, दरवाज़ा खोल दे और खाना रख दे। नहीं माँ, मैं तो खाना खाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं तंग आ गया हूँ शिल्पी आंटी से। लेकिन क्या करें,
बहू दरवाज़ा खुलती है और बेटे के प्लेट में जैसे ही रोटी डालती है, अरे बेटा तू है मेरा, चल माँ बेटे साथ में खाना खाते हैं। अरे रहने देना शिल्पी, खाना खाकर सोएगा, रात का जगह है ये। अरे तो मैंने कौन सी रोटी छीन ली है? मैं तो यही कह रही हूँ कि साथ में खाना खा लेते हैं। पर आंटी, उनको किसी के साथ खाना अच्छा नहीं लगता। विश्वास मानिए, पति है मेरे, लेकिन मजाल है कि साथ कभी 2 रोटी भी खाई हो। तू तो कल की आई है बेटा, मैं तो बचपन से जानती हूँ इसे। अरे गोदी में बैठकर खाना खिलाया है मैंने इसे अपने हाथों से। क्यों लड्डू? आंटी लड्डू मत बोला करो, कितनी बार कहा है, मेरा नाम मयंक है, मयंक। हाँ हाँ पता है, मैंने ही तो रखा था, नहीं तो तेरी माँ तो ब्रजेश दत्त नाम रख रही थी तेरा। सच्ची माँ जी, ये कैसा नाम हुआ? थैंक्स आंटी जी। ब्रजेश दत्त नाम होता ना तो मैं तो शादी ही ना करती इनसे। लीजिए चाय पीजिए। सास बहू को देख रही थी कि जो थोड़ी देर पहले इस चिपकू पड़ोसन का खौफ खा रही थी, अब इसे चाय पिला रही है। हे भगवान! अच्छा बहू, थोड़ा सा ड्राइंग रूम का एसी चला दे, मैं ज़रा सोफे में ही कमर सीधी कर लूँ। शिल्पी लेट जाती है और सास बहू एक दूसरे को देखती है और अपने अपने काम पर लग जाती है। सास किचन में धीरे से बहू को कहती है, शाम तक की छुट्टी, अब ना टीवी देख सकती हो ना ही दरवाज़ा खोल सकती हो। माँ जी आप इतना डरती क्यों हैं? बोलती क्यों नहीं? अरे है तो पड़ोसन ही ना, क्यों ऐसे कभी भी आ जाती हैं? तू जो सर पर चढ़ा रही है, चाय पिला रही है, तो क्या नहीं आराम करेगी? खैर, सास बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। एक रोज़, बहू, बहू, वो मेरी बहन है ना, उसके बेटा बहू आ रहा है, नई नई शादी हुई है तो मैंने खाने पर बुलाया है, चल कर कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। कोई ना माँ जी, मैं हूँ ना, बना लूँगी। वो क्या है ना, आप आराम करिए, बस बता दो कि क्या बनाना है। वो बहू तो उनकी साउथ इंडियन है, तो कुछ साउथ का ही बना ले बहू। हाँ माँ जी, पर वो कैसे बनता है? तभी ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर पड़ोसन शिल्पी आ जाती है। मैं बताती हूँ बेटा, तू एक काम कर, बस मैं बोल रही हूँ तू सामान पकड़ा। बहू की नज़र पड़ोसन के हाथ पर पड़ती है। पीले पीले हाथ, न जाने क्या लगा था। आंटी जी आप रहने दे, मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगी। अरे हट, तू क्या मैनेज करेगी, मैं देती हूँ ना बनाकर। बस फिर क्या था, बहू को तो पड़ोसन के हाथ देखकर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सास की ओर देखती है जो पड़ोसन को कुछ भी नहीं बोल रही थी। बहू बाहर आती है और सास की ओर देखकर चली जाती है। सास बहू के पीछे जाती है। अरे क्या हो गया, बना रही है तो बनाने देना। कभी तो कहती हैं कि मैं सर पर चढ़ाती हूँ, और आप क्या कर रही हैं? वही ना जो मैं कर रही थी, सर चढ़ा रही हैं। हाथ देखा उनके कितने गंदे थे, मैं नहीं खाऊंगी उनके हाथ का खाना। ओहो, तो तब बताती तो रुक जाती ना मैं। चल अब डांटती हूँ ज़रा। सास किचन में जाती है। अरे क्या है शिल्पी, किसी के घर खाना बना रही है तो कम से कम हाथ तो धो ले, ये क्या लगाया हाथ में? शिल्पी को सास की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अरे ये तो हल्दी ही है, पीस कर आ रही हूँ, डब्बे में डालना था तो हाथ से ही डाल दिया, वैसे भी खाने में तो हल्दी डालना ही है ना। सास को गुस्सा आ जाता है कि कैसे वो पटर पटर जवाब दे रही है। देख शिल्पी, तू राय नहीं दे, वैसे भी बहू बना तो रही थी। हाँ पर उसे पता नहीं था ना, तुझे तो पता है मुझे कुकिंग का शौक है, और वैसे भी मेरा भी तो घर है ये। सुन ज्यादा ना कर, घर में गेस्ट आने वाले हैं, निकल अब तू सीधे सीधे। देख सल्ला, हम दोस्त हैं, ऐसे बात करना सही नहीं है, वैसे चल ही रही हूँ मैं। हाँ ज़रा जल्दी, जब देखो तब आ जाती है, घर की प्राइवेसी तो कुछ रही नहीं तुम्हारे कारण। अरे जब देखो तब मुंह उठाकर आ जाती हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि शिल्पी के साथ कोई इस घर में इस तरह से बात करे। उसे बुरा लगता है और वो अपने घर चली जाती है। माँ जी
आपने थोड़ा ज़्यादा ही नहीं बोल दिया। अरे रहने देना, ठीक है, घर ना हुआ धर्मशाला बनाकर रखा है। सास गुस्सा कर ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजती है। देख तो बहू, कहीं फिर से तो नहीं आ गई बेशरम पड़ोसन। बहू दरवाज़ा खोलती है तो सामने गेस्ट खड़े होते हैं। अरे आओ आओ माँ जी, वो भाभी और भैया आ गए हैं। अरे कल्लू, आजा आजा आजा। वैसे तेरी बीवी तो तुमसे भी ज्यादा काली है। वो माँ भाभी साउथ इंडियन है ना, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो इसलिए। आया या क्या होती यार, तो बहुत ठंडा। कैसे रहती है आप लोग? ये न मौसम चा न खाना अच्छा। वैसे क्या बनाई खाने को? वो साउथ इंडियन आपके लिए भाभी। सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं। अरे वाह, क्या खाना है? मटर पनीर। मज़ा आ गया मुझे तो। सास को लगता है कि बहू को खाना अच्छा नहीं लगा। वो तो पसंद आना ही था, मेरी बहू ने जो बनाया, लेकिन ये साउथ इंडियन खाना उसने नहीं बनाया। बहू, बुरा ना मानना, खाना ठीक ना लगे तो फिर साउथ इंडियन बहू रोने लगती है। अरे रो नहीं, मैं बाजार से कुछ और मंगा देती हूँ। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी बनाई। मुझे मेरी माँ की याद आ गई। किसने बनाया? प्लीज़ मेरे को मिला दो। माँ जी, मैं शिल्पी आंटी को बुला लूँ? बड़ा बुला लूँ? अभी खुद ही आ जाएगी, बस 10 तक गिन लो। हाँ माँ जी, वैसे बात तो सही है। शिल्पी आंटी को तो बस बहाना चाहिए हम लोगों के घर आने का। थोड़ी देर हो जाती है लेकिन शिल्पी नहीं आती। तो और बताओ, शादी के बाद कैसा लग रहा है बहू? अय्या, सब ठीक है। आप उनको बुला दीजिए जिन्होंने ये खाना बनाया। हाँ, बस वो आती ही होंगी। क्या कौन है वो? कुक है क्या आप लोगों की घर की? अरे नहीं, पड़ोसन है। अय्या, कितना अच्छा होगा, वरना आज के समय में कौन किसी के लिए इतना करती। वैसे नहीं है, आप लोगों की दोस्ती या फिर बहुत पुरानी है। साउथ इंडियन बहू की बात सुनकर सास अतीत में चली जाती है। अरे नहीं, वो तो हमारी 20 साल पुरानी पड़ोसन है। पता है, जब हम लोग यहाँ घर बना रहे थे ना, तब कोई साथ नहीं दे रहा था हमारा, पर उसने पूरा घर बनाने के लिए पानी दिया। दिन में अपने घर में आराम करने देती, वरना इतनी दूर से घर बनाना कहाँ हमारे बस की थी। और तो और पता है, सास बोली जा रही थी और बहू महसूस कर रही थी कि शिल्पी पड़ोसन नहीं बल्कि फैमिली से भी बढ़कर है। अच्छी पड़ोसन है वो, है ना माँ? सास भावुक होकर कहती है। अरे नहीं बहू, पड़ोसन तो नाम की है। तेरे पति के होने से लेकर तेरे ससुर जी के मरने तक हमेशा ये खड़ी रही है। अरे पैसे रुपए से भी बहुत मदद की है। तेरे पति की फीस के लिए कभी पैसा नहीं हुआ करता था, तब भी तेरी ये शिल्पी आंटी ही थी। सास की आंख भर आती है लेकिन शिल्पी नहीं आती। अय्या, अरे मिला तो दीजिए एक बार। सास शिल्पी के घर जाती है जहाँ शिल्पी खाना बना रही होती है। अरे शिल्पी, तूने तो एक बार फिर कमाल कर दिया, पता है? सास बोली जा रही थी लेकिन शिल्पी शांत रहती है। हाँ तो चलना, वो तुझसे मिलना चाहती है कि किसने बनाया है खाना। नहीं सरला, अब मैं तेरे घर कभी नहीं आऊँगी। मैंने तो समझा ही नहीं था कि तेरी प्राइवेसी मेरे आने से खराब होती है। तो सास को याद आता है कि उसने कैसे शिल्पी के साथ बुरा व्यवहार किया था। मुझे माफ़ कर दे शिल्पी, बहनों में भी तो लड़ाई होती है ना, तो माफ़ कर दे। शिल्पी सास के गले लग जाती है और दोनों घर आ जाते। प्यार और दोस्ती के बीच का जो रिश्ता होता है ना, वैसा ही कुछ रिश्ता है शर्मा जी का अपनी पड़ोसन बबीता भाभी से। अरे सुनिए ना, कुछ पैसा देकर जाइएगा। मैं और पड़ोस की बबीता भाभी आज शॉपिंग में जाएंगे। बबीता भाभी का नाम सुनते ही शर्मा जी के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, तुम तो ये क्रेडिट कार्ड ले जाओ, और हाँ, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम दोनों को मॉल में भी छोड़ दूंगा।
अरे वाह, ये तो मज़ा ही आ गया। मैं अभी बबीता भाभी को तैयार हो जाने को कहती हूँ। शर्माइन और बबीता में बात हो जाती है। ये महंगा वाला परफ्यूम लगा लेता हूँ, भाभी जी बगल में बैठेगी तो इम्प्रेस हो जाएंगी। दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकलते ही है कि शर्माइन बगल वाली सीट में बैठती है। अरे तुम पीछे जाओ ना। अरे पीछे का है? अरे तुम ड्राइवर लगोगे ना, मैं और बबीता भाभी पीछे बैठ गए तो। अरे नहीं नहीं, वो तो आगे बैठेगी। और क्या बात है, कुछ ज्यादा ही जज्बात नहीं उछल रहे हैं तुम्हारे? मैं उतर रही हूँ, कैब से चली जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी बुलबुल, वो मेरा ऑफिस का बैग देख रही हो ना? हाँ तो रोज ही तो देखते हैं, आज का नया है? अरे उसमें ना ऑफिस का कैश रखा है। अब ये बबीता भाभी का तो कोई भरोसा है नहीं, चोर तो लगती है तभी तो। अरे कहाँ तभी तो? अरे कैसे चोर लगती है वो तुम्हें? कहाँ चुरा लिया उसने तुम्हारा? अब क्या बताऊं, मतलब कि अब पैसे गायब हो गए तो शर्मा शर्मी में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तुम बैग पकड़कर पीछे बैठ जाओ, वो आगे बैठ जाएंगी। होता भी ऐसा ही कुछ है। बबीता जी बैठ जाती है शर्मा बाबू के बगल में। अब जो कार स्पीड ऑफिस जाने के लिए 70 होती थी, वो 40 में आकर अटक जाती है। अरे क्या बात है, आज तो आपकी कार चली नहीं रही है? बबीता जी जोर से सांस लेते हुए कहती हैं। ये कैसी प्यारी सी महक है। अरे लगता है मेरा परफ्यूम है, लेकिन मैंने तो लगाया नहीं। अरे वो लगता है गलती से मैंने। अरे शर्मा जी, लेडीज परफ्यूम। अब जी जी, वो बाजार आ गया। अच्छा, आप लोगों को अगर टाइम लगेगा तो बता देना, मैं आ जाऊंगा लेने। अरे नहीं ना, ठीक है जाओ अब ऑफिस। हाँ वैसे ही लेट हो रहे हो कब से। बाय बाय भाभी जी, अच्छे से शॉपिंग करिएगा। जी बिल्कुल। अगले दिन। अरे सुनिए तो, शाम को जल्दी आ जाइएगा, वो बबीता भाभी है ना? अब कौन बबीता भाभी? याद नहीं आ रहा। अरे वही वाली जिसके साथ आपने हमें मार्केट में छोड़ा था, याद नहीं का? अरे कौन वो पतली लंबी काले काले बालों वाली हिरण जैसी आंखों वाली, वही ना? अरे याद नहीं आ रही अच्छे से। वाह जी वाह। अरे और कितना याद रखोगे? उन लोगों के घर हमारा आज रात का खाना है, टाइम से आ जाना। शर्मा और शर्माइन पड़ोस की बबीता भाभी के घर खाना खाने जाते हैं, जहां बबीता का पति कहता है। अरे आइए आइए भाभी जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। देखिए, आज सब्जी मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, तो कभी हमारे घर भी आइए, खाने में मैं भी खिलाऊंगा बबीता भाभी को अपने हाथ का कोरमा मसाला। अगर आप दोनों की खुद की तारीफ हो गई हो तो थोड़ा बैठकर बात कर लें। अरे बबीता जी, आपकी शादी अरेंज्ड मैरिज लगती है, तभी आप कहाँ इतनी सुंदर। और भाई साहब? अरे नहीं नहीं, हम लोगों की तो लव मैरिज थी। मैंने तो 16 सोमवार रखी थी इनके लिए। अरे हाँ, मैंने भी इनसे शादी के लिए ना 16 सोमवार रखे थे। अच्छा, और व्रत करने के बाद ये मिले आपको? अरे चुप रहिए ना, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कितनी प्यारी जोड़ी है शर्मा और शर्माइन जी की। हाँ वैसे और भी अच्छी हो सकती थी। सब खाना खाकर अपने घर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि
और हाँ, अब हम लोगों को एक दूसरे के घर जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, पड़ोसी हैं, वो भी एक उम्र के। क्यों मिसेस शर्मा? और मुझे और कविता भाभी को तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो कहा ना, हम लोग वैसे भी साथ ही रहते हैं। कभी वो सुबह मेरे घर में तो शाम को मैं उनके। एक दिन शर्मा जी ऑफिस से शाम को घर आने के बजाय बबीता जी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंच जाते हैं। अरे भाभी जी, कहाँ हैं आप? अरे भाई साहब, आप? मुझे लग ही रहा था कि आप ही होंगे। जी भाभी जी, कनेक्शन इसी को तो बोलते हैं। वैसे ये लीजिए, मिठाई खाइए, मेरा प्रमोशन हो गया जी। आपने भाभी जी यानी अपनी बीवी से शेयर कर ली ये बात और मिठाई दोनों? अरे नहीं 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 भाभी, जैसे ही मेरा प्रमोशन हुआ, मिठाई लेकर सीधे आपके घर आया हूँ। लीजिए लीजिए, खा लीजिए। तभी पीछे से शर्माइन आकर खड़ी हो जाती है। अरे मिठाई का दौर खत्म हो गया हो तो घर चले का? शर्माइन को देखकर शर्मा सकपका सा जाता है। अब हाँ हाँ, चलो चलो। वो भाभी जी तो बोल रही थी कि जी शर्मा जी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मुझे लगा आप ही होंगे, क्योंकि आपकी वाइफ मेरे घर में थी तो आपको तो ऑफिस से सीधा यहीं ही आना था ना। घर आकर शर्माइन शर्मा पर बरसती है। अरे देख रहे हैं हम, कुछ दिनों से आप बबीता जी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। अरे वो तो तुम्हारी सहेली है तो मैं थोड़ा भाव दे देता हूँ, वरना तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना किसी को देखता तक नहीं हूँ। हाँ हाँ, देख रहे हैं हम कि तुम किसे देखते हो और किसे नहीं। प्रमोशन हुआ, दिन में 4-4 बार फोन पर बात हुई, पर मुझे बताना जरूरी नहीं था, क्यों? शर्मा देखता है कि दरवाजे में बबीता खड़ी है और सामने बीवी की। तभी हाय हाय रे हाय, मेरे सीने में दर्द आई। वो सीना पकड़कर बैठ जाते हैं। अब एक तरफ से बीवी शर्मा जी को पकड़ती है और एक तरफ से बबीता जी। बेचारे शर्मा जी इस बार तो बच गए, लेकिन देखना बाकी है कि आखिर कब तक।